हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर हमारी रीड साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करवाते हैं, जिसमें 4 मॉडल पेपर हम पहले हल करवा चुके हैं और आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 को हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, यह कथन ब्रिजेज का है। ऑप्शन नंबर 2 है ईर्ष्या संवेग का विकास है, 18 माह में हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 है संवेग जन्म से विद्वान नहीं होते हैं, ये स्पिट्ज के अनुसार है। ऑप्शन नंबर 4 है अमूर्त संवेग बाल्यावस्था से होता है। तो संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संवेगात्मक विकास के बारे में चौथा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर सवाल, सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर 1 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की लोक संगत नैतिकता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 है जीवन स्पेस कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम अक्षमता सैमुअल क्रिक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है वस्तु स्थिरता संवेगी गामक होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके चारों कथन सत्य हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मेटा संज्ञान स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2 है क्रम निर्धारण वर्गीकरण की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक है तो होती है। ऑप्शन नंबर 3 है पीड़ादायक उद्दीपक सजाया दंड होता है। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी इसके तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर सवाल, इसमें भी आपको सत्य बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है डेविड आयुवेल शाब्दिक अधिगम 4 प्रकार के होते हैं। यानी डेविड आयुवेल के अनुसार शाब्दिक अधिगम कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांसिस गाल्टन व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 है हर्बर्ट स्मृति स्तर पर शिक्षण व पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट से संबंधित है। तो इसके चारों कथन सत्य हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर डेली हम साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास को ले सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब तक हम रीट की पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हमारी क्लासें निरंतर चलती रहेगी। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर से जुड़े रहें। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर 1 है योग निर्धारण विधि लिंकर्ट द्वारा 1932 में दी गई। ऑप्शन नंबर 2 है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची हाथवे मैकिनले द्वारा 1940 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन नंबर 3 है परम अहम नैतिकता का निर्धारक नैतिक की भुजा। ऑप्शन नंबर 4 है CW बियर्स के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अवधारणा दी गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी 1, 2 और 3 और 4 यानी चारों कथन सत्य कथन है। तो चारों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल, मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा
टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछा गया है? मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है फ्राइड, ऑप्शन नंबर 2 है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 3 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 है कर्ट लेविन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मनोवैज्ञानिक, वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत को विकसित किया था। तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे? कर्ट लेविन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है, यानी जो वह कौन सा परीक्षण है जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 है मानक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 4 है आधार रेखा मूल्यांकन। तो वो कौन सा परीक्षण है जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग इन अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल, यानी असत्य कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मॉडलिंग की संकल्पना बांडुरा द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर 2 है सूरज आज उदास है एनिमिज संजीववाद है, ऑप्शन नंबर 3 है स्पेशियल बुद्धिमत्ता गार्डनर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर 4 है हेटेरोनॉमी नैतिक विकास कुर्ट लेविन द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेटेरोनॉमी नैतिक विकास कुर्ट लेविन द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर सवाल। सत्य कथन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा ग्रहण उपकरण चाम्स्की के द्वारा दिए गए सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 2 है लिंग के प्रति ईर्ष्या लिंग प्रदान है, ऑप्शन नंबर 3 है वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना द्वितीय पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 4 है विस्मरण वक्र इबिंगहास द्वारा दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी चारों कथन इसके सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है संगठन है, ऑप्शन नंबर 2 है आत्मसातीकरण है, ऑप्शन नंबर 3 है समायोजन है, ऑप्शन नंबर 4 है तादात्मीकरण है। तो वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया क्या है प्यारे विद्यार्थियों? आत्मसातीकरण प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल। वह नियम जो अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। वह कौन सा नियम है जो अधिगम के गेस्टाल्टवाद दृष्टिकोण का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है समानता का नियम, ऑप्शन नंबर 2 है निकटता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्व से अंश का नियम, ऑप्शन नंबर 4 है अभ्यास का नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अधिगम के गेस्टाल्ट दृष्टिकोण का कौन सा भाग नहीं है? अभ्यास का नियम इसका भाग नहीं होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आत्म केंद्रित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है रूढ़िवादी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक, ऑप्शन नंबर 4 है दब्बू। तो कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? तो सामाजिक नहीं है।
यानी सामाजिक लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल। कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा, ऑप्शन नंबर 2 है चिंतन, ऑप्शन नंबर 3 है संवेदना, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है प्यारे विद्यार्थियों? ये तीनों आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं, यानी भाषा, चिंतन और संवेदना तीनों विकास मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल। सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है समीपस्थ विकास का क्षेत्र उपयुक्त सहायता व सहयोग दक्षता का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 2 है निरीक्षणात्मक अधिगम का क्षेत्र बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट एनसीएफ 2005। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी इसके चारों कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण के बारे में सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व क्रिया अवस्था यानी योजना बनाना एवं पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर 2 है अंत्य क्रिया अवस्था अधिगम वातावरण का निर्माण। ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर क्रिया अवस्था मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल IK डेविज द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो शिक्षण के बारे में सत्य कथन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त ऊपर दिए गए सारे कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल। व्यवहार का करना पक्ष है, यानी व्यवहार का करना कौन सा पक्ष के अंतर्गत आता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। रीट साइकोलॉजी से संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय RK सर पर डेली हल करवाते हैं। तो सभी साथी चैनल से जुड़ें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो व्यवहार का करना कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 है भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 है क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 है सभी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। तो व्यवहार का करना कौन से पक्ष के अंतर्गत आता है प्यारे विद्यार्थियों? क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 17 नंबर सवाल। RTE के बारे में सही कथन नहीं है, यानी RTE के बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 दिनों का होता है। ऑप्शन नंबर 2 है निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीट 25% होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है प्रति सप्ताह कालांश 48 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होता है। तो RTE के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? प्रति सप्ताह कालांश 48 नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर सवाल। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चा क्या सीखता है जानना। ऑप्शन नंबर 2 है निदान व उपचार करना। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण की सफलता की जांच करना। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक बुद्धि लब्धांक। ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृति मुक्त लब्धांक। ऑप्शन नंबर 3 है सामूहिक शाब्दिक लब्धांक। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संस्कृति मुक्त लब्धांक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 20 नंबर सवाल। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। चिंतन क्या है, यानी चिंतन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मनोगतिक क्रिया है।
ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 3 है भावात्मक व्यवहार है। ऑप्शन नंबर 4 है मनोवैज्ञानिक है। तो चिंतन क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञानात्मक गतिविधि है। तो चिंतन को किसके रूप में देखा जाता है? संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल वाई आर के सर पर डेली हम साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हल करवाते हैं, जिसमें हमारी 4 मॉडल पेपर हम पहले हल करवा चुके हैं और आज हम 5वां मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं। तो जिसका हम 21 नंबर सवाल के बारे में बात करते हैं, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। ऑप्शन नंबर 2 है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। ऑप्शन नंबर 3 है लिखने की गति, लिखने की धीमी गति। ऑप्शन नंबर 4 है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना था। ऑप्शन नंबर 2 है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 है केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 4 है दोनों, एक और दोनों सही है। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था प्यारे विद्यार्थियों? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना था और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी एक और दोनों कथन सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत यह दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो ऑप्शन नंबर 1 है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण के अंतर्गत यह जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? काफी अच्छा सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की प्रक्रिया और अभिवृद्धि के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है सीखने की प्रक्रिया तत्परता के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 है सीखने की प्रक्रिया सादृश्य नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है सीखने की प्रक्रिया प्रभाव नियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीखने की प्रक्रिया और सादृश्य नियम के अंतर्गत इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन से प्रतिबिंबित नहीं रही है? यानी काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं हो रही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण एवं अधिगम का व्यवहारिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण एवं अधिगम का कला एवं विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है अमूर्तीकरण एवं सामान्यकरण का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षक शिक्षार्थी तथा तकनीकी संसाधनों का एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किस कथन से प्रतिबिंबित नहीं रही है? अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण के विज्ञान से संबंधित नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 26 नंबर सवाल। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। क्या पूछा गया है? कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र परिलक्षित होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर 2 है विस्थापन, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतिक्रिया निर्माण, ऑप्शन नंबर 4 है उदातीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों को मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया है उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ। ऑप्शन नंबर 2 है विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता। ऑप्शन नंबर 3 है मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण और विस्तार। ऑप्शन नंबर 4 है निरंतरता, लौचशीलता, मौलिकता और विस्तार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के बारे में आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत करती है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। ऑप्शन नंबर 4 है पीछे सीखे हुए अधिगम से अलग करती है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है प्यारे विद्यार्थियों? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि को, यानी बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है 29 नंबर सवाल। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किस भाग के बारे में चिंतित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर 2 है वैधता, ऑप्शन नंबर 3 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, ऑप्शन नंबर 4 है प्रश्नों के प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? वैधता हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों 30 नंबर सवाल। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है मुखीय, ऑप्शन नंबर 2 है गुदीय, ऑप्शन नंबर 3 है लैंगिक, ऑप्शन नंबर 4 है प्रसूति। तो फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है प्यारे विद्यार्थियों? प्रसूति अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हम डेली साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर अपलोड करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।